स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसका विषय है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक कक्षा 11वीं हिंदी आधार का यह एक पाठ है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसके विषय में हम यदि विद्यार्थियों को समझाएं, बताएं कि उन्हें अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वह उनके लिए बहुत ही सहायक होगा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो आज हम बढ़ते हैं इस ओर कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कैसे किया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि हिंदी के एक महान कवि हैं, उन्होंने ये शब्द कहे हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बोला जाए, अगर उसी बोलने की अभिव्यक्ति जो हुई है हमारी, उसको उसी तरह हूबहू लेखन में उतार देना, और वो भी आकर्षक लेखन में, तो वही हमारे बड़े लेखक होने का एक कारण होता है। यानी कि जो आकर्षित वाचन होता है वही आकर्षक लेखन के रूप में तब्दील हो जाए, तो वह एक अच्छे लेखक की पहचान होती है। अब हम आते हैं अप्रत्याशित लेखन के विषयों के बारे में। आपने पिछली फिल्म कब देखी थी? शायद हफ्ते भर पहले देखी हो, या शायद महीने भर पहले। देखने के बाद भी फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी, उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगने या न लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लिख के शक्ल दे सकते हैं? अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो, तो उस सिनेमा घर का पूरा माहौल आपके जहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बतकही और ठेलम ठेल, खाने पीने की चीजों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों के चित्ताकर्षक पोस्टर, सिनेमा घर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं? आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा। पूरा ना भी देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर एक नजर दौड़ाई होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? जी हाँ, हम सब अभी तक बात कर रहे थे अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की। तो अप्रत्याशित विषय पर लेखन होता क्या है? अगर उसको परिभाषित करें, तो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती होती है। मतलब ये विषय पहले से जाने पहचाने नहीं होते। आपको किसी भी घटना परिस्थिति पर लेखन करने को कहा जाए, तो अपने विचारों को सुंदर तरीके से पुरानी स्मृतियों को संकलित करके उन्हें बहुत ही आकर्षक तरीके से अभिव्यक्त करने की जो चुनौती दी जाए और आप उसे पूरा कर ले, तो आप अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के माहिर हो सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को यह कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होते हैं, पर एक कारण हमारे काम का है, और वह यह कि हम में से ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर निर्भर होकर गंवा देते हैं। रटंत का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की जो बुरी आदत है, और उससे हम असली अभ्यास या रियाज का मौका नहीं मिल पाता। अब हम जानेंगे कि लेखन किसे कहते हैं। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल से नहीं है। उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित
नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाय उस सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग कर पाने का सामर्थ्य देगा। ऐसे लेखन के लिए हमें जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है। हमारे सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोखा, कुछ भी इसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री, बहुत जरूरी है शिक्षा इत्यादि। यहाँ तक कि जितने विषय एक झटके में सुलझा दिए गए हैं, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हों और इसलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई हमसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए प्रेरित करता है, तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नजरिए से जांचने परखने के लिए हमें उकसाता है। इन मांगों के जवाब में जो कुछ भी हम लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रा वृतांत की। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे लेख, ताकि ऐसा ना लगे कि हम किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे। अर्थात क्या लेखन किसी विधा विशेष में बंधा है? तो यहाँ इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लिखते समय हमें नहीं पता कि जो भी हम लिख रहे हैं वह किस तरह का होगा, रेखा चित्र बनेगा या फिर वो संस्मरण बनेगा या निबंध बनेगा। तो वो कभी कभी कहानी के निकट भी जा सकता है। तो इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारा जो वो लेखन होगा वो किसी खास विधा में बंधा हुआ नहीं होकर के किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। यदि नहीं तो इसे क्या नाम दे? तो ये मैंने अभी बताया कि उसे लेख का नाम दिया जा सकता है। अब बात करते हैं, क्या लेखन का कोई फॉर्मूला है? लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद न होने की इसी सच्चाई से है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं जो अचानक सामने आए विषयों से मुखामुखम होने से आप हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि लेखन करते समय, खासकर अप्रत्याशित लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला है, दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार मन में आता है उसे व्यक्त कर हम सकते हैं, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को के जहन में यदि कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट तक ठहर कर तय कर लें कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को थोड़ा विस्तार दिया जा सकता है। हमारी जो यह तय होनी चाहिए कि हमारी जो आरंभ है उसका वो बहुत ही आकर्षक हो, अर्थात उसकी शुरुआत बहुत आकर्षक होनी चाहिए। यह ख्याल रखें कि शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह करने योग्य भी हो, अर्थात जिस आकर्षक शुरुआत हमने कर रहे हैं उसको हम अंत तक उसका निर्वाह आकर्षक रूप में ही कर सकें, यह बात हमें अपने दिमाग में अवश्य रखनी चाहिए। विवरण विवेचन में जो भी हम विचार विवरण कर रहे हैं वो एक दूसरे से सुसंबद्ध होने चाहिए और उसके साथ साथ सुसंगत होना भी बहुत ही जरूरी है। इस तरह के लेखन में मैं शैली बेरोक टोक अपनाई जा सकती है, अर्थात कि इसमें मैं शैली का प्रयोग भी करके इस लेखन को
किया जा सकता है। लेखन का आधार स्मृति, दार्शनिक अवलोकन, सामाजिक सांस्कृतिक व्यंग आदि कुछ भी हो सकते हैं। अर्थात कि जब हम लेखन आरंभ करने वाले हैं अप्रत्याशित लेखन, तो उसमें हमारी स्मृतियों में खासकर जो भी हमारी यादें हैं उनको आधार बनाकर ही वो लेखन कर सकते हैं। दार्शनिक अवलोकन, उस जो भी स्मृति है उसका आज की परिस्थिति के साथ क्या संबंध है, उसको एक दार्शनिक रूप से उसका ऑब्जर्वेशन करते जाना, उसको देखते जाना, उसका मूल्यांकन करते जाना, फिर सामाजिक सांस्कृतिक उसके साथ उसका क्या संबंध है, उसका क्या महत्व है, इन सब बातों को भी खंगालते हुए लेखन करना चाहिए। क्या वह व्यंग है, अर्थात हमारे लेखन में कहीं ना कहीं व्यंग का पुट भी हो सकता है, आदि ये सब सब लेखन के आधार बन सकते हैं। अब हम आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तिका पर पृष्ठ 158 और 59 पर उदाहरण दिए गए हैं दीवाल घड़ी। उसमें दीवाल घड़ी को देखने के बाद अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग परिस्थितियों में क्या विचार पैदा होता है उसका उदाहरण दिया है, जिसका दीवाल घड़ी नंबर 1 का पठन मैं आपके सम्मुख कर रही हूँ। दीवाल घड़ी 1 स्मृति पर आधारित जो है, उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वो कुछ बड़ा ही मानी खेज है, घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है। अगर कुछ सेकंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों उस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। एक उदाहरण जो स्मृति पर आधारित है। उसी प्रकार दार्शनिक मिजाज का एक उदाहरण दिया गया है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पे आधारित भी जो है एक उदाहरण दिया गया है। तो इन नमूनों में हमने देखा कि स्मृति पर आधारित जो लेख है उसमें मन में जो बातें उभर के आई उनको लेखक ने तरतीब दे दिया। दार्शनिक मिजाज वाले में उसको देखकर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न हमारे सम्मुख आए जो उस घड़ी के साथ एक क्षण तंतु से जुड़ गए। उसी प्रकार अवलोकन पर आधारित सामने की घड़ी पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती है। तो हमने देखा कि इस लेखन के लिए हमारे पास कई कई आधार, कई कई तरीके हो सकते हैं। तो अतः अप्रत्याशित लेखन के समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले से हमें यह निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें किस स्मृति पर आधारित लिखना है कि अवलोकन पर आधारित, और अपनी अगर स्मृतियों को खंगालना है तो उन्हें सिलसिलेवार अपने मस्तिष्क में एक रूप, एक ढांचा बना लेना चाहिए, तभी लेखन आरंभ करना चाहिए और उसमें मैं शैली हो, बेरोक टोक हम उसको लिख सकते हैं। चाहे वह किसी भी रूप में लिखा जाए, चाहे वह लेख हो, निबंध हो या फिर यात्रा वृत्तांत या रेखा चित्र, किसी भी रूप में वह लिखा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा यह पाठ समझ में आया होगा कि अप्रत्याशित विषयों को हम कैसे लिखें, किन बिंदुओं को ध्यान में रखें, लेखन क्या होता है, अप्रत्याशित लेखन क्या होता है और लेखन क्या विधा के रूप में इसे हम बांध सकते हैं, यदि नहीं तो इसको क्या नाम दे, क्या लेखन का कोई फार्मूला है। इन सब बातों पर हमने चर्चा की और पाठ को आपके लिए आसान बनाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं आपको हमारा पाठ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपके लिए थोड़ा रचनात्मक कार्य हम लेकर आए हैं। पहला है कि सावन की पहली झड़ी पर अप्रत्याशित लेखन लिखें। इम्तिहान के दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं,
या करते हैं, या कभी इम्तिहान से पहले आपने कैसा महसूस किया था, स्मृति के आधार पर इसे लिख सकते हैं। मेरा प्रिय टाइम पास, सबका अपना अपना एक टाइम पास होता है। कोई किताबें पढ़ता है, कोई चाय की चुस्की लेता हुआ बाहर झरोखे में देखता हुआ अपना समय बिता सकता है। तो आपका टाइम पास कौन सा है प्रिय, आप प्लीज उस पर लिखें। परीक्षा भवन में परीक्षक, तो ये भी एक बहुत ही, हर एक व्यक्ति के, खास करके विद्यार्थी के जीवन में इस परिस्थिति से रूबरू होने का उसको मौका मिलता है कि आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षक की टक टक की जूतों की आवाज हो सकती है, या फिर परीक्षक का बार बार चुप रहने के लिए बोलना या इधर उधर नहीं देखने की ताकीद करना आपको कभी डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा या होता है, उसके विषय में भी आप अप्रत्याशित लेखन कर सकते हैं। और घर से स्कूल तक तो आप रोज ही जाते हैं, तो आप किसी न किसी दृश्य को देखते होंगे, अनुभव से गुजरते होंगे, या कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो अभी तक आपकी स्मृति में बैठी हो, उनको भी लेखन के रूप में जरूर अपने कागज के पन्नों पर उतारें और अपने अप्रत्याशित लेखन का को बहुत ही अच्छा बनाएं। आशा करते हैं आप यह कार्य आनंदमय तरीके से करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।